दोस्तों ये है बरसीम, जो पशुओं के लिए चारा है, पूरी तरह प्राकृतिक। और यहाँ देखिए आलू है, उधर लहसुन है, और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं गन्ना है, गन्ने में अरहर है, अदरक है और हल्दी है। ये सब चीजें हो रही हैं बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना किसी केमिकल के। कैसे हो रही है जानते हैं उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के बाई कुआं के रहने वाले अरविंद सिंह जी से। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इससे किसानों का खर्चा काफी कम हो सकता है और फसलों की गुणवत्ता, जो केमिकल फ्री उत्पाद आएगा जिसे लोग आजकल ढूंढ रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच सकता है। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आपको ऐसे किसानों से मिलवाए जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। उन्हीं में से एक है अरविंद सिंह जी। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं बिना किसी रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के कैसे हो रहा है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार। अरविंद जी, आपने बताया कि इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं, ये है बरसीम है। क्या डालते हैं, कैसे इतनी अच्छी हो रही है? इसमें केवल जीवामृत डालते हैं। अच्छा, बाकी कुछ नहीं डालते हैं। जीवामृत का काम ही ये होता है, जीवामृत कोई खाद नहीं है, वो जीवाणुओं का एक जामन है। अच्छा, जैसे एक ड्रम अगर आप 200 लीटर एक एकड़ में डालते हैं तो उसमें इतने जीवाणु आते हैं, जो भी खरपतवार ये सूखा हुआ मिलेगा उसको ह्यूमस में बदलते हैं, उससे ये फसलें अच्छी हो जाती जीवामृत कैसे बनाते हैं? हैं। जी, उसमें 180 लीटर पानी होगा एक ड्रम में, 10 किलो देसी गाय का गोबर होगा, 10 लीटर गौमूत्र होगा, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन। अच्छा। और 1 मुट्ठी सजीव मिट्टी। जैसे जहाँ पे रासायनिक चीजें नहीं जाती हैं, या पीपल या बरगद, इसके नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी 4 दिन में तैयार हो जाता है। उसको पानी के साथ में, नाली में जब पानी चलाते हैं तो टूटी नीचे लगी होती है, टूटी के माध्यम से वो पानी के साथ खेत में जाता है और उसका स्प्रे करते हैं हर 15 दिन या 20 दिन के बाद, जो फसल में जैसे हिसाब से डिमांड हो। तो बाकी चीजें भी आप ऐसे ही कर रहे हैं? मतलब ये आलू आपने उगाया है और ये हमारे इस खेत में 3 साल से एक भी दाना रासायनिक खाद का नहीं आया। एक भी दाना रासायनिक ना तो रासायनिक खाद आई है, ना तो गोबर की खाद आई। मतलब सड़ी हुई खाद की कोई जरूरत नहीं है। केवल हम ये जो मल्चिंग करते हैं, इसी से जमीन उपजाऊ बनती है, ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस से वो ह्यूमस पौधों को जिंदा करता है। तो ये जो गन्ना है इसमें बीच में ये फसल मैंने सितंबर में लगाया था। इस गन्ने के साथ में मैंने मसूर और चना, सरसों 3 चीजें बोई थी, जो इसमें बीच में जगह है। अच्छा, उसमें जब मार्च में वो कटाई की उसकी, तो 3 कुंटल चना और 3 कुंटल मसूर, 2.5 कुंटल इसमें सरसों हुआ था। उसके बाद में मैंने इसकी जुताई करवाई, खेत साफ करवाया, और जून में इसमें बीज से साफ करवाया। हाँ, मतलब उसका जुताई करवा के फिट करवाया, और जून में उसमें हल्दी और अरहर और अदरक ये लगवाया है। अब इसको दिसंबर के लास्ट में निकालेंगे, फिर देखते हैं कितना क्या होता है, फिर आपको बताते हैं। तो ये सब चीजें ठीक से हो रही है बिना किसी कोई रासायनिक दिक्कत नहीं है। इसमें एक बढ़िया बात यह है कि कोई भी पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रोग ही नहीं लगते। अगर बाई चांस कहीं लगता है तो उसके लिए हम लोग 10 परणी अर्क या नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये कई चीजें हम लोग बना लेते हैं अपने पत्तों से, उसको डालते हैं। तो ये जो आलू में देख रहा हूँ और लहसुन है, इसमें भी कुछ नहीं डाला? नहीं, कुछ नहीं डाला। मेरे इस खेत में ही नहीं डालता हूँ, बातें खत्म है। जीवामृत डालते हैं केवल जीवा। और मल्चिंग करते हैं बस। मल्चिंग में क्या क्या डालते हैं? मल्चिंग में जैसे पराली है, गन्ने की पराली है, या जो भी हमारे जैसे जो भी फसल निकालते हैं, अनाज निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं और मल्चिंग करते हैं। तो ये मल्चिंग का और जीवामृत का कमाल है जी। तो गन्ना और ये फसलें कितनी होने की उम्मीद है? अब हमारा गन्ना तो 300 कुंटल निकलेगा एकड़ में, मतलब कन्फर्म है, इससे ज्यादा भी निकल सकता है। और आलू जो है, ये आलू मान के चलो आप 150 125 कुंटल एकड़ हम निकाल चुके हैं एक बार। 125 कुंटल? जी, पहली वर्ष जब बोए थे उस वर्ष भी हमको अच्छा फायदा हुआ था इससे, क्योंकि बाजार में आलू 3 रुपए किलो बिक रहा था। अच्छा, मेरा आलू लखनऊ चला गया था, 20 रुपए किलो बिक गया था। तो मेरी जो पैदावार पहली वर्ष थोड़ा कम हुई थी, तो मेरे रेट 4 गुने 5 गुने मिल गए थे, हमको अच्छा खासा पैसा मिल गया। तो अब भी ठीक होने की उम्मीद है? वो तो होगा ही। अब तो हम 100% कन्फर्म है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सबसे कहूंगा कि आप इसको करो, थोड़ा थोड़ा करके देखो ऐसा क्या होता है। एक बार करके देखोगे, अगली बार आप खुद करोगे। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये कौन सी कृषि पद्धति है? सुभाष पालेकर कृषि, ये हमारे गुरु जी हैं सुभाष पालेकर, महाराष्ट्र से। जी जी। उनका मैंने 2021 में एक शिविर किया था गुजरात में। उसके बाद में दूसरा शिविर खाटू श्याम में। तीसरी बार उनसे मिले थे, महाराष्ट्र में अभी गए थे। उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कर रहे हैं। उनके हम वीडियो देखते हैं, उनकी बुक पढ़ते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी ली हुई। तो उससे ये आपको खेती में किसी तरह का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ रहा? कुछ नहीं, केवल लेबर ही कुछ ज्यादा लगता है, बाकी इसमें कोई खाद वाद का कोई खर्चा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया काम है, इसका करना चाहिए हर किसान को।
पर कई किसान कहते हैं कि इस पद्धति में पूरी प्रोडक्शन नहीं आ पाती, शुरू में वो- घाटा होता है। ये सब कहने की बातें हैं। अगर सुभाष पालेकर किसी को आप पूर्णतः फॉलो करेंगे जैसा वो बताते हैं, तो ये नई पुरानी खेती जमीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कहने की बात। पूरा तरीका बताइए कि शुरुआत कैसे करें। ये इतना होता है कि इसको 2 महीने का, कम से कम 3 महीने का खेत खाली होना चाहिए। ठीक है। उसमें आप, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो हल्की फुल्की मल्चिंग करके जीवामृत पानी के साथ भर दें, जुताई कर दें। जुताई करने के बाद पहली बस आप 4 कुंटल एकड़ के हिसाब से घन जीवामृत गाय के गोबर से बनाया जाता कितना जीवामृत डालकर पानी से भरना है? है। 1 एकड़ में 200 लीटर जीवामृत चलना है। 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ में पानी के साथ दे दें, 2-3 महीने खेत को खाली रखें। हाँ, उसके बाद जुताई करें और जब पर्याप्त नमी हो तब आप अपनी फसल बो सकते हैं। केवल बीच में आपको घन जीवामृत डालना है 4 कुंटल गोबर का। 4 कुंटल घन जीवामृत जी। वो कैसे बनेगा? वो यही जो गाय का गोबर हो, बेसन, वही जो जीवामृत में पड़ता है वही प्रक्रिया, उसमें गुड़ वगैरह डाल के 10-15 दिन उसको रोकते हैं, फिर उसको सुखाते हैं और महीन करके खेत में फेंक देते हैं। उसके बाद पानी भर दो, उसमें फिर जीवामृत आगे डालते रहें। जीवामृत डालते रहो। हर महीने में 1 बार जीवामृत डालना है। स्प्रे 2 बार करना है जीवामृत की स्प्रे करना, जीवामृत की पानी के साथ में। तो इससे पूर्ति हो जाएगी खाद? बिल्कुल पूर्ति हो जाएगी। हम तो सर हैं, बाकी जो करेगा वो देखेगा। मल्चिंग वगैरह कैसे करना है? मल्चिंग वही, जब फसल तैयार हो उसमें जो खरपतवार, उसको आप हंसिया से काटो, खुरपी से ना काट के हंसिया से काटो, और जो सूखी मल्चिंग आपके पास हो उसको उसके ऊपर मल्च कर दो जब फसल निकल जाए। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे लहसुन है या कुछ ऐसी फसलें हैं तो मल्चिंग डालने के बाद भी उगाती हैं, उनको आप पहले डाल दो मल्चिंग, तब भी आराम से। नहीं तो बाद में खेत में डाल दो वो। हाँ, जो मल्चिंग वेस्ट डाल दो। बचा है, भूसा बचा है। हाँ, जो नहीं, भूसा मल्चिंग पुराने भूसे की होती, नए भूसे की नहीं होती। क्योंकि वो एक लेयर बना देता है, उसमें जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलता। ये नहीं करना चाहिए, भूसे की मल्चिंग बना है। तो क्या क्या मल्चिंग में बाकी आप कुछ भी डाल दो, लेकिन भूसा आप नया नहीं करेंगे, पुराना सड़ा हुआ हो उसको कर दो। तो इस तरह से जो खेत का फसलों का अवशेष है वो उसी में मिलाना है। बस यही अपना जो हिस्सा, ये तरीका है, जो आपका हिस्सा है अनाज वो आप ले लो, जो बचा है वो या तो जानवरों को दे दो, तो जानवर से गोबर डाल दो, नहीं तो सीधे जमीन को दे दो। जमीन का हिस्सा जमीन को दे दो, अपना हिस्सा अपने आप दे दो। यानी कि आदमी फसल करता क्या है जी, कि अपना हिस्सा ले लेता है, बाकी माचिस लगा देता है, बाकी फसल उससे उसे जला देता है। जला देता है। इससे जमीन बर्बाद हो रही है। देखिए, जो पराली को जलाने वाले उन किसानों को भी ये सीखने की जरूरत है कि वो मल्चिंग अगर वो उसी में डाल देंगे और उसमें जीवामृत, घन जीवामृत डाल देंगे तो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, ह्यूमस बढ़ेगा। यानी कि जो अवशेष है फसल के वो नहीं डलेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा, और ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज नहीं होंगी, जीवाणु नहीं काम करेंगे, और इसीलिए रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। तो इस तकनीक में करना क्या है, जीवामृत और मल्चिंग करने से जीवांश बढ़ता है और जीवाणु बढ़ते हैं और खेती को अपने आप ताकत मिलती है, जमीन उपजाऊ हो जाती है और प्रोडक्शन अच्छी होती है। फिर भी क्षेत्र के केंचुए बहुत आ जाते हैं, डालने से केंचुए बहुत आते हैं। जो नेचुरल केंचुआ है जो जमीन के नीचे है वो ऊपर आ जाता है और वो जमीन को पॉली करता है और दूसरे न्यूट्रिशन भी मिलते हैं। तो इस तरह से जमीन की उपजाऊ ताकत लौटने लगती है। दिक्कत क्या है कि हम केमिकल बहुत डाल रहे हैं तो वो केंचुए भी नहीं है और जमीन में जीवाणु भी कम हो रहे हैं, इसीलिए और ज्यादा रासायनिक खाद डालने की जरूरत पड़ रही है। तो और अधिक इस पद्धति के बारे में जानना है तो नंबर हमने दिया हुआ है। इसमें खर्चा बहुत कम हो जाता है, केवल लेबर का कॉस्ट बढ़ती है और खुद के आदमी है घर के तो वो भी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ऐसे में प्रोडक्शन अच्छी आएगी और गुणवत्ता अच्छी होगी। अब फैसला आपका है, और अधिक जानकारी चाहिए तो नंबर दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।